हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो तुमने बेवकूफ़ बनाने का संकल्प लिया है, ये संकल्प आपका पूरा नहीं होने देंगे। आपको जवाब देने के लिए पूरे देश के बहुजन तैयार हैं। लेकिन वो बयान कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति से प्रेरित हो, 2024 के इलेक्शन की वजह से दिया गया हो। इंसान ने बनाई है, चालाक इंसानों ने, जाति कुदरत ने नहीं बनाई, किसी भगवान ने नहीं बनाई। और वो चालाक इंसान कौन है? इस बार इस मनुवादी पार्टी बीजेपी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देंगे। सरकार के पास एक ही काम होता है, वो दमनकारी नीति अपनाना। अंग्रेज भी यही किया करते थे, बीजेपी की सरकारें भी यही कर रही हैं। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं और लगातार बहुजन समाज में जागरूकता का जो काम कर रहे थे। आखिरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मान लिया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई थी। तो सवाल है कि ख़त्म कैसे होगा। और जो बाबा साहब ने जो संविधान में जाति का प्रावधान कर दिया था कि जाति खत्म हो और जो संवैधानिक अधिकार है वो सबको मिले, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि आपको हिंदू बने रहना है। तो क्या ये दोनों कंट्राडिक्शन है? कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, लेकिन आप हिंदू बने रहिए। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था में बने रहना नहीं चाहते जो इंसान में भेद पैदा करती हो, जो इंसान को जाति वर्ण के आधार पर उसके साथ उत्पीड़न करती हो, जिसने हज़ारों साल तक बहुजनों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी का हक छीना हो। रही बात मोहन भागवत जी की, तो उनके उस बयान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो बयान कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति से प्रेरित हो, 2024 के इलेक्शन की वजह से दिया गया हो। क्योंकि उनके आचरण में नहीं दिखता कुछ। बोल तो दिया, बोलने का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस चीफ होने के नाते आरएसएस जाति ख़त्म करने के लिए कौन सा आंदोलन चला रही है और कब चलाएगी? आरएसएस ने ये बात तो सच मान ली, जो मैं वर्षों से कहता रहा हूँ। आपके चैनल पे मैंने कितनी बार बोला है कि जाति इंसान ने बनाई है, चालाक इंसानों ने। जाति कुदरत ने नहीं बनाई, किसी भगवान ने नहीं बनाई। और वो चालाक इंसान कौन है? जिसने भारत में ज्ञान पर, पढ़ाई लिखाई पर अपना कब्जा रखा, जिसने भारत के धर्मशास्त्रों पर अपना लिखे, जिन्होंने भारत को जाति और वर्ण में बांटा, जिसको उन्होंने आज पहली बार स्वीकार किया कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये सच को स्वीकार कर ही रहे हैं, तो साथ में अब आरएसएस को चाहिए जातिवाद ख़त्म करने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ दे। हम भी उनके साथ मिलकर इस आंदोलन में शरीक होंगे जातिवाद को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जातिवाद जब तक रहेगा तब तक भारत कमज़ोर होगा, और भारत कई अनेकों बार गुलाम हुआ, तो वो केवल और केवल वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की वजह से जो समाज का बंटवारा इन लोगों ने किया, उसी की वजह से देश बार बार गुलाम हुआ। हम फिर से तो भारत को गुलाम होने नहीं देंगे, और हमारी लड़ाई जारी है। जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ के जो वंचित लोग हैं, जिनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, जिनको उनका हक नहीं मिला, उनकी लड़ाई को हम लोग सारे बहुजन समाज के नेता सब लोग मिल के लड़ेंगे। और हमने संकल्प किया है कि किसी भी हालत में इस बार इस मनुवादी पार्टी बीजेपी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देंगे। सभी बहुजनों को एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। न्याय की इस लड़ाई को मिल के लड़ेंगे तो हम लोग बीजेपी जैसी तानाशाह पार्टी, जो भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, तभी हम उसको रोक पाएंगे। आप इस प्रतिज्ञा में शामिल हुए, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अभी यूपी में कुछ लोगों ने विरोध किया था, उस चौपाई का प्रतियाँ फाड़ी, अब उन पर NSA 2 लोगों पर NSA लगा दिया गया है यूपी में। NSA लगा के जेल में ही तो डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? अब ये मानवता की और न्याय की लड़ाई है, भारत को बचाने की लड़ाई। इसमें जो सरकार के पास एक ही काम होता है, वो दमनकारी नीति अपनाना। अंग्रेज भी यही किया करते थे, बीजेपी की सरकारें भी यही कर रही हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने मर्जी केस बनाएं, जो गलत है वो गलत है। हम हर गलत बात का विरोध करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, अखिलेश यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के, चंद्रशेखर सिंह जी के, आलोक मेहता जी ने, उन्होंने जितने बयान जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और उन धर्मशास्त्रों में जो बातें हमारे समाज के विरुद्ध लिखी हैं, स्त्री के विरुद्ध लिखी हैं, शूद्र के विरुद्ध लिखी हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग सब एकजुट हैं और हम मिल के न्याय की, मानवता की इस लड़ाई को मिल के लड़ेंगे। और इसमें जो मुकदमा बनाए, जो मर्जी करे, जो वो कर सकते हैं वो कर लें। अब हम डरने वाले नहीं हैं और ना रुकने वाले हैं। न्याय की इस लड़ाई को, मानवता की इस लड़ाई को, भारत को बचाने की इस लड़ाई को, देश के संविधान को बचाने की इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अभी आकाश आनंद ने कहा है, जो धर्म आधारित शोषण है वो तो चल ही रहा था, लेकिन
अभी लड़ाई सर इस बात की है कि जो नौकरी है, जो मीडिया है, जुडिशरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरी है, जल जंगल ज़मीन में जो भागीदारी नहीं मिल रही, इसको लेकर क्या लग रहा है? धार्मिक आज़ादी तो हो मिल चुकी है, हम पूजा करें न करें, मंदिर जाएं न जाएं, लेकिन ये जो जो संवैधानिक अधिकार है उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो छूट रहा है इन सब बस में। बहुजनों की लड़ाई का असली मकसद यही है कि जो भारत के न्यायालयों में या जो भारत का प्राकृतिक संसाधन है उसमें हमारी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, और ना सरकार कोई सरकार देना चाह रही है। तो ऐसे मनवादी सोच वाले लोगों के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन का बिगुल हम बजा चुके हैं। पूरे देश में बहुजन लोग एकजुट हो रहे हैं और अब जल जंगल ज़मीन में हिस्सा लिए बिना देश के सारे संसाधनों में और संस्थानों में हिस्से लिए बिना अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये न्याय की लड़ाई है और हम इसको लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी बहुजन उपेक्षित वर्ग के लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। ये कैसे देख रहे हैं? क्या एकाएक आरएसएस प्रमुख का ज्ञान वर्धन हो गया है, या सामाजिक चेतना का प्रभाव है, या कल रविदास जी की जयंती में गए थे उसका सिर्फ असर है? ये क्षणिक बात है या इसका समाज पर कैसे असर होगा? नहीं, मैं समझता हूँ वो सब चीज़ देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। वो लोग हमसे ज़्यादा, चूँकि उनका ज्ञान पे कब्जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से वो लोग समझते हैं। हमारे लोग थोड़ा देर से समझते हैं, वो पहले समझते हैं। वो इस बात को तो समझ गए कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, और इस तरह जागरूकता जिस तेज़ी से बढ़ रही है इसी तरह बढ़ती रही तो वो ये अच्छे से जल्दी जान जाएगा किन लोगों की वजह से हज़ारों साल तक हमारे लोग सत्ता से, संसाधनों से, न्याय से, मानवता के दर्जे से वंचित रहे, और वो अपना हक छीन लेंगे। और उस हक छीनने का मतलब होगा कि देश की सत्ता से और संस्थानों से इन लोगों को पूरी तरीके से आने वाले समय में देश के लोग बाहर करेंगे, उसी डर की वजह से। और साथ में 2024 का चुनाव उन्हें दिख रहा है कि वो लोग हारने वाले हैं, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे, ना तो रोज़गार वो दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम वो कर पा रहे हैं, और नफ़रत वो लगातार बढ़ा रहे हैं। उनके पास उनकी डिक्शनरी में मुसलमान, कश्मीर, पाकिस्तान 3 शब्द हैं जिसके आधार पर वो सत्ता हासिल करते हैं। अब लोग उस सच्चाई को भी समझ गए। तो ये जो छल कपट कर रहे हैं, ये छल कपट तो इनके खून में है अब, लेकिन हमारे लोग इनके छल कपट में और ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। बहुजन लोग जवाब ज़रूर देंगे। क्या लग रहा है जो पूरा जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं अभी, लेकिन खासकर देश भर में गिरफ्तारियां भी हो रही है। जो लोग कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर की बातें कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी तेज़ी से हो रही है। लोगों को डराया भी जा रहा है। नहीं तो इनके पास एक ही तो हथियार है सरकारों के पास, जो अंग्रेज इस्तेमाल करते थे वो ये कर रहे हैं, कोई अलग थोड़ा ना कर रहे हैं। जिस इमरजेंसी की बात कह के ये कांग्रेस को कोसते हैं, वो इमरजेंसी अभी इन्होंने लागू कर रखी है। ये अघोषित इमरजेंसी है कि जो बोले उस पर मुकदमा बना दो, उसको अंदर डाल दो। किस को डालोगे आप? आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। न्याय की लड़ाई तो लड़ी जाएगी, इसमें जेल जाने का कोई डर नहीं है अपने को। लेकिन उसी तरफ से जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो ब्राह्मण जो समाज के जो पुजारी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषणा होना बाकी है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये लोग संविधान, चूँकि सत्ता में है, संसद में इनका बहुमत है, तो ये 2024 तक संविधान भी बदल सकते हैं? इसकी सुगबुगाहट है? नहीं, वो तो उनकी साजिश का हिस्सा है ही, वो तो उनका प्लानिंग है। लेकिन ये चाहे शास्त्री हो या कोई और हो, जितने ये नकली जो साधु महात्मा पैदा हो गए ना, और जिस तरह इनके दलाल मीडिया टीवी पे उनको खूब दिखा रहा है, ये बेसिकली 2024 की तैयारी है। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं, सच को जान रहे हैं। इनका पाखंडवाद, अंधविश्वास अब ज़्यादा नहीं चलेगा, और इनकी छल कपट की नीति ज़्यादा नहीं चलेगी। बहुजन लोग निश्चित तौर पर न्याय की इस लड़ाई को इस बार जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है कि एक सोशल कम से कम एक बैठक हो, मीटिंग हो, ताकि जो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या नेता हो, जिस तरह से पहले आपके गर्दन काटने पर रखा गया, फिर चंद्रशेखर राय के गर्दन काटने की बात हुई, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने की बात हुई, ये तो सरेआम मारने की धमकियां दी जा रही है, और एक कंप्लेन तक नहीं दर्ज हो रहा है। आपने कंप्लेन दिया, उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। देखिए, धर्म संसद कल हुई जंतर मंतर पे, और वो खुल के जिस तरह ईसाइयों की, मुस्लिमों की को मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है, और जो भी बोलता है उनकी गर्दन काटने के लिए नकली साधु निकल के आ जाते हैं, और उस पर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये इनके एजेंडे का पार्ट है, और अब ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। और हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर तरीके से इनको जवाब देने में सक्षम है, और जवाब दिया जाएगा।
आपने एक चीज़ और देखी होगी, मोहन भागवत जी का जो बयान आया, उसके बयान के बाद उनका वो तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे मोहन भागवत, और अभी वो चौथे पे चले गए, तीसरे नंबर पर अब ट्रेंड कर रहा है मोहन भागवत माफ़ी मांगो। तो ये जो माफ़ी मंगवाने की बात करने वाले वही लोग हैं जो देश को नफरत पैदा कर रहे हैं, देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भारत को टूटने नहीं देंगे हम। हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो तुमने बेवकूफ़ बनाने का संकल्प लिया है, ये संकल्प आपका पूरा नहीं होने देंगे। आपको जवाब देने के लिए पूरे देश के बहुजन तैयार हैं। देश के मानवतावादी लोग जो देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, वो अब आपके इस धमकियों में आने वाले नहीं है, ना आपकी इस षड्यंत्र को सफल होने देंगे। अभी एक मोहन भागवत की सफाई आ गई कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जाति नहीं बनाई है, उन्होंने कुछ विद्वानों ने जाति बनाई है। अब वो दबाव में आके डर के कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सच तो सच है, सब हम तो पहले से ही जानते हैं। वो माने ना माने, कहें ना कहें, चलो आज उन्होंने कह दिया। अदरवाइज लोग हम तो सच जानते हैं कि ये ब्राह्मणों ने जाति बनाई, और उस जाति में उन्होंने अपने आप को देवता के रूप में रख लिया, सारे अधिकार अपने पास रख लिए, सारे संसाधन अपने पास रख लिए। तो ये जो छल कपट वाली नीति और ज़्यादा चलने वाली नहीं है। हमारे लोग जवाब देने में सक्षम है और जवाब दिया जाएगा। कोई रैदास की चौपाई पढ़ दे, उस पर हो सकता है जेल हो जाए। तो और इनके पास है क्या? सत्ता इनकी जाने वाली है। तो जब दीपक बुझता तो लास्ट में ज़्यादा टिमटिमाता है। तो ये इस तरह टिमटिमा रहे हैं ज़्यादा, जेल में डाल दो, मुकदमा बना दो। अरे सच को कैसे दबाओगे यार? सच तो ज़मीन के सीने को चीर के निकल के बाहर आएगा। आप रोक नहीं पाओगे सच को। सच ये है कि आप छलकपटी हो, आप धोखेबाज हो, आप देशद्रोही हो, आप लोगों में नफरत पैदा कर रहे हो, जाति धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हो। आप ही ने जाति वर्ण व्यवस्था बनाई, आप ही की वजह से भारत कई बार गुलाम हुआ। सर क्या लग रहा है, एक इस देश के 90-95% लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हाशिए पर हैं, उनको धार्मिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कोई कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, एक बैठक करने की ज़रूरत है? क्या रणनीति बनाए आदमी, क्योंकि हर कोई डरा सहमा सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के 85% लोगों को ये डरा रहे हैं। तो देश के 85% लोगों को जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, उनको सबको हम लोग एकजुट करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, सबको एकजुट करेंगे, इस न्याय की लड़ाई को मिल के लड़ेंगे। अब फिर से गुलामी स्वीकार हमारे लोगों को नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे फिर से गुलाम बने, फिर से हमारे से शिक्षा छीन जाए। हालांकि सरकारों ने साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर लिया, शिक्षा उन्होंने हमसे छीन ही ली है इनडायरेक्ट तरीके से, और उन्होंने देश के संसाधनों को बेचकर हमारे लोगों से सरकारी नौकरियां भी छीन ली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी अपनी भी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है। अब अपने रास्ते बनाने होंगे। इंग्लिश में कहावत है, ईदर फाइंड ए वे और मेक ए वे। वी विल ऑल्सो वी विल मेक ए वे, अदरवाइज वी विल फाइंड ए वे। एक आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक समस्या है ये? आज जब डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो राजनीतिक रूप से ही एकजुट होना पड़ेगा तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों को। निश्चित तौर पे एकजुट होना पड़ेगा। वो सब लोग जो भारत को बचाना चाहते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, उन सब राजनीतिक पार्टियों को देश तोड़ने वाली इस बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब लोगों को तय करना होगा, एक तरफ मनुवादी पार्टी, एक तरफ मानवतावादी पार्टी। तो मानवतावादी पार्टियों को एक तरफ इकट्ठा होना होगा, और अमानवीयता और नफरत फैलाने वाले, जाति धर्म के नाम पे दंगे कराने वाले, देश को तोड़ने वाले जो मनुवादी ताकतें हैं, उनकी पार्टी को एक तरफ होना होगा। अब ये नहीं चलेगा, बीच में लटका नहीं जाएगा, या इधर या उधर। ये जो रिसोर्सेज का जिस तरह से अडानी का जो मामला सामने आया, आपको क्या लगता है कि अगर यही कोई बहुजन सरकार होती, कोई बहुजन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता, या कोई बहुजन बिजनेसमैन होता, तो बच पाता? वो सारा मीडिया उसे घेर लेता। पूरे मीडिया पे हर जगह वही चर्चाएं चल रही होती। वो चर्चा ना होने का मतलब है ये मीडिया नहीं है, ये बेसिकली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के प्रवक्ता हैं। ये उन्हीं के फेवर में बने, उन्होंने खरीद लिए सारे चैनल। इन टीवी चैनलों को देखना बंद कर देना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उन्हीं को देखना चाहिए सबको। तो ये थे पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने पहली अपनी कुर्बानी दी है बहुजन समाज के आंदोलनों के लिए, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने की वजह से तमाम तरह के धमकियां सुनी, कंप्लेन दर्ज हुआ, जान मारने की धमकी मिली, उसके बाद भी अडिग हैं। और इसी तरह से अब जिस तरह से तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चंद्रशेखर राय हों,
सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि सबको मारने की धमकी दी जा रही है। अब इस समाज को तय करना है कि वो ऐसे नेताओं के साथ खड़ा है, क्या वो रविदास महाराज की विरासत, क्या वो कबीर साहब की विरासत, फूले पेरियार अम्बेडकर की विरासत, जगदेव प्रसाद की विरासत को बनाए रखेंगे, या उनके लोगों को इसी तरह से जान मारने की धमकी देती जाती रहेगी। पूर्व में देखें तो इस तरह की हत्याएं भी हुई है। जगदेव बाबू को मार दिया गया, सुनीलाल पटेल पर इस तरह से प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, उनकी मौत हुई। तो ऐसी हत्याएं भी होती रही हैं भीड़ ने, कभी कभी प्रशासन के नाम पर। सवाल है कि क्या 21वीं सदी में भी भारत के 97% लगभग जो लोग हैं, क्या वो जाति की वजह से और धर्म की वजह से दबाव महसूस करेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।